नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो एज यू गाइज आर अवेयर कि हम आपके साथ जीएस पेपर 2 2020 का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि ऑलरेडी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को डिस्कस कर चुके हैं। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 को ख़त्म करने के बाद, जिसमें कि हमने पॉलिटी के सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। पॉलिटी के कुल मिला के 10 क्वेश्चंस थे जिनको कि हमने कवर कर लिया है। अब हम पार्ट 3 में अगला बड़ा सेक्शन कवर करने वाले हैं और पार्ट 3 में कवर करा जाएगा गवर्नेंस और सोशल जस्टिस का जो पार्ट रहता है। इसमें कुल मिला के 6 सवाल हैं जिनको कि हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी स्लाइटली लेंदी बिकॉज गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं। एंड सेकेंडली मैं कहूँगा पेपर 2 का इवन दो पॉलिटी वाला हिस्सा थोड़ा सा मॉडरेट था, लेकिन जो गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस वाला पार्ट है इसको मैं टफ़ की कैटेगरी में डालना चाहूँगा। ये काफ़ी टफ था, इट वाज नॉट वेरी इजी, स्पेशली इवन दो अगर आपने करंट अफेयर्स को फॉलो करा भी हुआ है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया था, मैं समझता हूँ काफ़ी मुश्किल होगा किसी भी एस्पिरेंट के लिए इनका जवाब देना। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे। अपनी क्वेरीज़ को आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। ऑल्सो यदि आपने स्टडी आईक्यू ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाएं गूगल प्ले स्टोर पे और इस ऐप को डाउनलोड कर लें। इस ऐप पे हमने आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए एक बहुत ही अलग सा कोर्स लॉन्च किया है। दिस इज़ समथिंग जो कि आपको कहीं पर और नहीं मिलेगा। इस कोर्स में हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस तो किया ही है, लेकिन उसको हमने एक सब्जेक्ट वाइज फॉर्मेट में कवर किया है। यानी कि यदि आप ज्योग्राफी में वीक हैं तो आप ज्योग्राफी के पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस देख सकते हैं सिंपली ज्योग्राफी के फोल्डर पर क्लिक करके। यदि आपको लगता है कि आपका साइंस एंड टेक वीक है तो आप साइंस एंड टेक के फोल्डर को क्लिक कर सकते हैं। नेसेसरीली आपको ईयर वाइज जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सब्जेक्ट वाइज ये अप्रोच यहाँ पे दी गई है। सो इस कोर्स को ज़रूर बाय करें, स्पेशली अगर आप आने वाले यूपीएससी में 2021 या फिर 22 या फिर 23 के लिए अपेयर कर रहे हैं। राइट, जैसा कि हमारा पहले अभी तक जिस तरीके से हमने चीज़ों को कवर किया है, हम ऑलमोस्ट उसी तरीके से अब भी कवर करने वाले हैं। ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा अप्रोच के ऊपर। देखिए, जो आंसर स्ट्रक्चर है ये हर साल बदलता रहता है, हर साल आपके जो एग्जाम्पल्स हैं चेंज होते रहते हैं, जो डेटा है ये बदलता रहता है, लेकिन जो अप्रोच है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कॉन्स्टेंट है। सो मेरा फोकस मेनली अप्रोच पर रहता है और इस चीज़ पर रहता है कि आप ये अप्रोच खुद से बना सकें। ठीक है, सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि आप देखेंगे जितने वर्ड्स हैं हम उतना ही टाइम इस क्वेश्चन को देने वाले हैं। एग्जामिनेशन में भी आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है। अगर 150 वर्ड्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको उतना ही टाइम उस पर स्पेंड करना है। अगर 250 वर्ड्स वाला क्वेश्चन है तो अकॉर्डिंगली जो टाइम स्पेंड करेंगे आप वो ज़्यादा हो जाएगा। In order to enhance the prospects of social development, sound and adequate healthcare policies are needed, particularly in the fields of geriatric and maternal healthcare. Discuss. क्वेश्चन को हिंदी में देख लीजिए। सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ने के क्रम में विशेषकर जरा चिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल, जरा चिकित्सा यानी कि जेरियाट्रिक किसको होता है, जो वरिष्ठ नागरिकों की, वरिष्ठ लोगों की जो हेल्थ केयर होती है उसको कहा जाता है। एंड मातृ स्वास्थ्य यानी कि मेटर्नल हेल्थ देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है। यदि हमें सामाजिक विकास करना है, यानी कि अगर हमें सोशल डेवलपमेंट करनी है, उस केस में हमें जो जरा चिकित्सा है और मातृ स्वास्थ्य है इसमें सुदृढ़ यानी कि बहुत ही डिटर्मिनेशन से और बहुत ही साउंड और एडिक्वेट स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता ज़रूरी है। विवेचना कीजिए, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। अब देखिए अप्रोच में क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन का टॉपिक है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है? क्वेश्चन का टॉपिक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन बात करना चाह रहा है जेरियाट्रिक और मेटर्नल हेल्थ केयर की, यानी कि जो जरा चिकित्सा और मेटर्नल हेल्थ केयर के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना होगा। ये आपके क्वेश्चन का टॉपिक है। इससे आप अपने आंसर की शुरुआत करेंगे। आप बताएंगे किस तरीके से जेरियाट्रिक और मेटर्नल हेल्थ केयर का जो स्टेटस है, की जो स्थिति है, का जो आज का स्तर है वो कहाँ पर है। आप किसी भी तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि जेरियाट्रिक हेल्थ केयर में आप देखिए इतने वरिष्ठ नागरिक हैं जो कि इंडिया में रहते हैं, इतनी महिलाएं हैं जो कि इंडिया में रहती हैं, इतनी मदर्स हैं जो कि इंडिया में रहती हैं। आप किसी भी तरीके से जवाब दे सकते हैं, जो भी डेटा आपको लगता है कि यहाँ पर आपको देना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद मैटरनल हेल्थ रेशो, मैटरनल हेल्थ केयर में आप कुछ और इंडिकेटर्स का सहारा भी ले सकते हैं, जैसे कि IMR होता है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट होता है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता है, इनका हिस्सा भी ले सकते हैं आप, ठीक है। इनका भी आप जो है हेल्प ले सकते हैं अपने आंसर को और बेहतर करने के लिए। ये तो हो गई आपकी इंट्रोडक्शन। अब आपका जो मेन पार्ट है यानी कि बॉडी है, वहाँ पर आप क्या करेंगे? अपनी बॉडी में आपको बताना है कि असल में हमें इन चीज़ों में जो है इन्वेस्ट करना ज़रूरी क्यों है। इन चीज़ों में, ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हेल्थ केयर पॉलिसीज़ आर नीडेड पर्टिकुलरली इन द फील्ड्स ऑफ जेरियाट्रिक एंड मैटरनल हेल्थ केयर। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन का वाई है, इसका जवाब आप यहाँ पे आके देंगे कि वाई इन्हीं में क्यों। आप वरिष्ठ नागरिकों में और जो मातृ स्वास्थ्य है उन्हीं की स्वास्थ्य के लिए आप देखभाल करनी आवश्यक क्यों है हमारे देश के लिए। क्यों नहीं हम किसी और के लिए, क्यों नहीं हम पुरुषों के लिए, क्यों नहीं हम जो यंग लोग हैं, जो यूथ हैं, उनमें क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे, उनकी हेल्थ में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे, इन्हीं की हेल्थ में इन्वेस्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में शुरुआत में आप कहेंगे यूजिंग सम डेटा अबाउट द स्टेटस ऑफ जेरियाट्रिक एंड मैटरनल हेल्थ केयर, और उसके बाद आप बात करेंगे हाउ दीज टू फील्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, कि अगर हमें सामाजिक विकास करना है तो यही दो क्षेत्र भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं। ये आपका मेन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। आई होप आपको अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में अप्रोच बनानी इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन आंसर स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा सा मैं कहूँगा मॉडरेटली टफ था। बहुत टफ नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा टफ था। खैर फिर भी हम जल्दी से देख लेते हैं। देखिए हमने इंट्रोडक्शन में क्या बताया, पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से कितने एल्डरली लोग हैं इंडिया में और कितनी मात्रा से ये बढ़ रहे हैं। 1951 में कितने प्रतिशत थे और 2011 में कितने प्रतिशत हैं, ठीक है। जेरियाट्रिक हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट्स नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्पेंडिंग काफ़ी कम है। मैटरनल हेल्थ सेक्टर में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी हमें इम्प्रूवमेंट, थोड़ी सी हमें कुछ अच्छे बदलाव देखने को मिले हैं। खास करके पिछले दशक में जो MMR है ये डिक्लाइन हो गया है 113, जो कि पहले 122 था और उसके पहले 130 था। तो ये हमारे जो MDGs, जो SDGs के पहले थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उसके हिसाब से हम अच्छे खासे लेवल पे चल रहे हैं। वी आर नाउ प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स अ लेस MMR, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, ये हमारी इंट्रोडक्शन थी जिसमें हमने ब्रीफली बता दिया कि जरा चिकित्सा और मातृ जो स्वास्थ्य है उसमें भारत का स्तर क्या है, स्टेटस क्या है। अब हम बात करेंगे कि इसमें हमें साउंड और एडिक्वेट पॉलिसीज़ क्यों चाहिए, क्योंकि ये वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये भारत के ही नहीं, दुनिया भर में जो महिलाएं होती हैं, स्पेशली खास करके जो महिला में भी जो मदर्स होती हैं, जो एल्डरली होते हैं, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप आते हैं फ्रॉम द हेल्थ पर्सपेक्टिव। क्यों वल्नरेबल होते हैं? ऑब्वियसली क्योंकि ये दोनों लोग ऐसे हैं दुनिया भर में, अगेन हम ये कह सकते हैं ये ऐसे लोग हैं जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते। अक्सर ये डिपेंडेंट की कैटेगरी में आते हैं, ये किसी और पर निर्भर करते हैं। अगर हम एल्डरलीज की बात करें तो वो अपने बच्चों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अगर मदर्स की बात करें तो वो अपने हस्बैंड्स पे निर्भर करती हैं, यानी कि फादर्स पे निर्भर करती हैं, ठीक है। सो इस केस में ये वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। साथ में नॉट ओनली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ये सोशली एम्पावर्ड भी नहीं होते हैं, यानी कि ये सामाजिक रूप से सशक्त भी नहीं होते हैं। क्यों सशक्त नहीं होते हैं? अगेन ये भी आपको मालूम होगा, एक सोशल स्टिग्मा होता है अगेंस्ट दी एल्डरलीज, ठीक है। किसी भी वरिष्ठ नागरिक के अगेंस्ट अक्सर लोगों का एक सोशल स्टिग्मा कैरी करते हैं। सिमिलरली इनके लिए हमें ये काम करना ज़रूरी इसलिए है सो दैट रियलाइजेशन ऑफ SDGs हो सके। बोथ द सेक्टर्स नीड साउंड एंड एडिक्वेट पॉलिसीज टू अचीव दी SDGs। हमारे जो SDGs हैं, टारगेट नंबर 3.1 है SDGs का, विच एम्स एट रिड्यूसिंग द ग्लोबल मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो टू लेस देन 70 पर 1 लाख लाइफ बर्थ्स। तो हमारा जो टारगेट है वो 70 का है और भारत का स्तर आज 113 है। तो हम अपने टारगेट से भी काफ़ी दूर हैं, इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सो दैट हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है उसको अचीव कर सकें। थर्डली बात करें इंपॉर्टेंट फ्रॉम एक्सपेंडिचर परस्पेक्टिव। इंपॉर्टेंट क्यों है? बोथ जेरियाट्रिक एंड मैटरनल हेल्थ सेक्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू। बोथ सेक्टर्स नीड कंसिस्टेंट एंड एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट। ये भी आप देखिए, ये हमारे एक्सपेंडिचर परस्पेक्टिव की तरफ से इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगेन जैसा कि मैंने बताया फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं ये लोग, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है कि जो इनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए भी हमें इसमें इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है सो दैट
जो ये सेवाएं हैं जो इनको मिल रही हैं ये थोड़े सस्ते दामों में मिल सकें। एंड फाइनली इन ऑर्डर टू गिव कंप्लीट सोशल जस्टिस, सो दैट आप कंप्लीट सोशल जस्टिस का मतलब क्या है, संपूर्ण रूप से सामाजिक न्याय और संपूर्ण रूप से सामाजिक विकास अगर आप चाहते हैं भारत का, तो इन्हीं लोगों में जो सबसे वल्नरेबल हैं इनमें इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। यही 3-4 पॉइंट्स आपको बताने थे जिसके हिसाब से आपको 10 नंबर के लिए सफिशिएंट है ये। बस इसमें थोड़ा सा मैंने बताया कि पॉइंट्स निकालने थोड़े मुश्किल हैं, बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है जिसको लेके अक्सर ज़्यादातर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट मुझे याद है ऐसे क्वेश्चन पे या तो 2014 में या 2015 में एक एस्से आया था, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी के ऊपर ऐसे आया था। हालांकि वो क्वेश्चन डायरेक्टली इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी पे नहीं था, वो क्वेश्चन इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप पे था। ठीक है, यानी कि आपका इंस्टीट्यूशनल हम कह सकते हैं किसी संस्थान का नेतृत्व किस हद तक निर्भर करता है कि वो संस्थान कहाँ तक जाएगा। किसी संस्थान का जो लीडर है वो किस हद तक डिसाइड करता है कि जो ये संस्थान है ये कहाँ तक जा सकता है। वैसे ही संदर्भ में हम देखिए ये वाले क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा ये वाला जो क्वेश्चन है ये असल में पूछा गया है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ सिविल सर्विसेज फॉर डेमोक्रेसी। ये टॉपिक है आपका जो कि जीएस पेपर 2 का ये सवाल आपसे पूछा गया है। ये टॉपिक से सवाल पहले भी पूछे गए हैं। यहाँ पर जो टॉपिक है केवल जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन जीएस पेपर 4 के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज अ क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन दिस कंटेक्स्ट सजेस्ट रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। ठीक है, अब देखिए आपको एक स्टेटमेंट दे दिया गया और फिर कहा गया कि इस संदर्भ में आप बताएं कि सिविल सर्विसेज फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी में जो रिफॉर्म्स क्यों आवश्यक हैं। सो आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता एक निर्णायक चालक है। ठीक है, आर्थिक प्रदर्शन यानी कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए जो संस्थागत गुणवत्ता है, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी है, एक निर्णायक चालक है, एक क्रूशियल ड्राइवर है। इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सिविल सेवा में सुधारों के सुझाव दीजिए। सो आपके कीवर्ड्स क्या क्या हैं? आपके कीवर्ड्स सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी आपका कीवर्ड है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आपका कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये कीवर्ड्स तो हैं लेकिन इस आधार पे आप क्या कर सकते हैं, आप मात्र इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी का पार्ट, दैट इज़ द रिफॉर्म्स। क्या क्या सुधार आपको बताने हैं, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी का हिस्सा होना चाहिए। सो देखिए आपकी इंट्रोडक्शन ब्रीफली एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, कि किस तरीके से ये आपस में संबंध रखते हैं। एंड उसके बाद आपको बताना है सजेस्ट सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। एक मैंने नीचे नोट लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिए। बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं कि जब भी ऐसा सवाल आता है ना कि क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, अपने मनगढ़ंत रिफॉर्म्स ना बताएं तो बेहतर होगा। बिकॉज इस केस में क्या होता है, एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपने जो सरकार के द्वारा बनाई गई कमिटियां हैं उनकी रिपोर्ट्स को पढ़ा है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप ये लिख देते हैं कि एज पर दी सेकेंड ARC रिकमेंडेशंस, एज पर सरकारिया कमीशन, ठीक है, एज पर पुंची कमीशन, अगर आप ऐसी चीज़ें लिखते हैं तो एग्जामिनर को लगता है ये लड़का पढ़कर आया है, बच्चा पढ़कर आया है। तो आपसे एक्सपेक्टेड यही है कि आप इन रिपोर्ट्स को कोट कीजिए, इन रिपोर्ट्स के माध्यम से बताइए कि क्योंकि इस रिपोर्ट ने कहा था इसलिए हम भी यही कह रहे हैं। ठीक है, सो उसी आधार पे देखिए। वैसे इस क्वेश्चन को पूछे जाने का कारण काफ़ी सिंपल है। इस साल आपको मालूम होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च किया गया था, मिशन कर्मयोगी के नाम से। कर्मयोगी जो था वो बेसिकली माना जा रहा था कि इस मिशन के तहत हम अपनी जो सिविल सर्विसेज हैं, जो सिविल सेवा है, इसमें हम एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं, रेवोल्यूशनरी चेंज लाने वाले हैं इन अवर सिविल सर्विसेज। और इसी के चलते सवाल तो आना लाजमी था। सवाल पूछा गया, थोड़ा सा टफ तरीके से पूछा गया है क्योंकि जो सवाल का पहला हिस्सा है ये उतना आसान नहीं है। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ये वाले क्वेश्चंस आसान नहीं होंगे। ठीक है, सो देखिए इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट विच कैप्चर्स रूल ऑफ लॉ, इंडिविजुअल राइट्स एंड हाई क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड सर्विसेज। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी का मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी का मतलब ये है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है, व्यक्तिगत अधिकार होने चाहिए, हाई क्वालिटी गवर्नमेंट रेगुलेशंस होनी चाहिए, गवर्नमेंट सर्विसेज होनी चाहिए, जनता तक पब्लिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होनी चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए, है कि नहीं? नाउ ये चीज़ें बताती हैं कि एक पर्टिकुलर संस्थान की गुणवत्ता किस हद तक है, किस स्तर पर है।
यही चीज़ आगे जाके बताती है कि भारत की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो कैसी होगी। अगर हमारे ये सब चीज़ें अच्छी होंगी तो आगे जाके हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, राइट। सो अगर आपने इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी के बारे में बता दिया, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट कि आपने लिंक कर दिया कि जी हाँ, यही चीज़ें आगे जाके आपका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को हेल्प करेंगी। इतना आपने लिखना है, ये छोटी सी चीज़ है आपको लिखनी है इन द बिगिनिंग। उसके बाद आप अपने आंसर स्ट्रक्चर की बॉडी पे आ जाएंगे और आप बताएंगे रिसेंटली दी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मिशन कर्मयोगी, जिसके तहत कुछ ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप नहीं भी लिखेंगे इट्स ओके, बिकॉज आपसे मिशन कर्मयोगी के बारे में पूछा नहीं गया है, लेकिन आप अगर लिख देंगे तो बेहतर है कि रिसेंटली मिशन कर्मयोगी हैज़ बीन लॉन्च्ड, इतना ही लिखना है आपको। उसके बाद आपने जो रिफॉर्म्स हैं वो बताने हैं। अब हम जो आपके सामने रिफॉर्म्स पेश कर रहे हैं, ये वो वाले रिफॉर्म्स हैं जो कि सेकेंड ARC के द्वारा सजेस्ट किए गए रिफॉर्म्स हैं। फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, फ्री, इंडिपेंडेंट एंड अकाउंटेबल सिविल सर्विसेज, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अभी क्या है, बहुत सारे रिजिड रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। रिजिड रूल बाउंड ब्यूरोक्रेसीज शुड बी चेंज इनटू फ्लेक्सिबल एंड एक्शन ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसीज। इसके बाद बिहेवियरल एंड एटीट्यूडनल चेंज, जो चीज़ें हम GS पेपर 4 में पढ़ते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं इनका प्रशिक्षण इस हिसाब से होना चाहिए कि ये बिहेवियरल और एटीट्यूडनल बदलाव ला सकें। सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स, वेरी सिमिलर टू फ्लेक्सिबिलिटी, कि अभी क्या है, हर चीज़ कागजी होती है, यानी कि डिजिटल इंडिया के आने के बावजूद भी जो लाल फीताशाही है वो आज भी हमारे सिस्टम में इतनी ज़्यादा है कि चीज़ें आज भी बहुत स्लो पेस पे होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस नीड टू बी सिंप्लीफाइड सो दैट रेड टेपिज्म कुड बी मिनिमाइज्ड। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, जो सत्ता है, जो पावर है, उसका विकेंद्रीकरण होना बहुत ज़रूरी है। collegiate decision making, de-emphasis of hierarchy in the administrative structure, ये सभी चीज़ें आई एम श्योर आप GS पेपर 4 में पढ़ते होंगे। उन्हीं चीज़ों का जिक्र आपको यहाँ पे करना है कि GS पेपर 2 में आपसे सवाल पूछा गया है सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स क्या क्या होने चाहिए। अडॉप्शन ऑफ बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, ये आप बता सकते हैं। तो अगेन एंडलेस चीज़ें हैं, इसमें कोई भी आपको कमी नहीं होगी, क्या क्या आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपको केवल क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझना है कि शुरुआत में आपने बताना है इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी ये होता है, किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए, उसकी एक लाइन लिख देनी है आपको। आप चाहें तो जिक्र कर सकते हैं मिशन कर्मयोगी का, नहीं भी करेंगे इट्स ओके। उसके बाद क्या क्या रिफॉर्म्स हैं आपने डायरेक्टली उस पर जंप कर देना है, और इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स आप बता सकते हैं, 4-5 लिखने मोर देन सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी टफ था, ये क्वेश्चन भी आसान नहीं था। द इमर्जेंस ऑफ 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो सोशल जस्टिस का था, क्वेश्चन नंबर 7 हमने देखा वो गवर्नेंस का था, ये वाला क्वेश्चन भी गवर्नेंस का है। इमर्जेंस ऑफ 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसको कि डिजिटल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, इट हैज़ इनिशिएटेड ई गवर्नेंस एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। डिस्कस। चौथी औद्योगिकी क्रांति, यानी कि जिसको कि हम डिजिटल क्रांति भी कह रहे हैं, के प्रादुर्भाव ने ई गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल की है, ठीक है। सो ये क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इसमें कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को समझने में ही गलती कर दी। सबसे पहले तो क्वेश्चन में 2 चीज़ें हैं, ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं उनको समझ लीजिए। पहला आपका कीवर्ड है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दूसरा आपका कीवर्ड है ई गवर्नेंस। क्लियर है बात? फर्स्ट कीवर्ड, सेकंड कीवर्ड, इतनी बात क्लियर है। बच्चे इसको कैसे समझ रहे हैं? बच्चे समझ रहे हैं कि जैसे जैसे 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है उसकी वजह से सरकारों ने ई गवर्नेंस शुरू कर दिया है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसको थोड़ा अलग तरीके से समझिए। इसको आपने ऐसे समझना है कि क्योंकि 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, इस वजह से सरकारों ने ई गवर्नेंस को अब अपनी गवर्न करने के तरीकों का एक इंटेग्रल पार्ट बना लिया है। ऐसा नहीं है कि इट इज़ समथिंग लाइक, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अगेन थोड़ा सा ये पेचीदा है। नॉर्मली बच्चे क्या समझते हैं कि 4th IR की वजह से बच्चे जो सरकार है वो ई गवर्नेंस धक्के से कर रही है। जी नहीं, क्या था कि सरकार ई गवर्नेंस पहले भी कर रही थी। देखिए 2011-2010 में भी सरकार ने कुछ ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए थे। अगर हम देखें जो भारत में मिशन मोड प्रोजेक्ट्स का जो सिलसिला शुरू हुआ था, और ये उस टाइम पे आपको ध्यान होगा नेशनल ई गवर्नेंस प्लान आया था। काफ़ी पुरानी बात है ये, 2011-12 के आसपास की बात है। उस टाइम पे 4th IR नहीं आई थी, उस टाइम पे 4th IR जैसा कोई वर्ड भी नहीं था, लेकिन उस टाइम पर भी ई गवर्नेंस चल रही थी, ठीक है।
तो उस टाइम पर क्या था कि उस टाइम पे ई गवर्नेंस चल तो रही थी, लेकिन गवर्नमेंट उस चीज़ को लेकर इतना सीरियस नहीं थी। गवर्नमेंट को था कि ठीक है, काम चल रहा है, कि लोगों के कहने पे, कुछ एनजीओज़ के कहने पे, कुछ एक्टिविस्ट ग्रुप्स के कहने पे हमने एनईजीपी शुरू कर तो दिया, लेकिन ठीक है, जो काम पहले चल रहा था वैसे ही चलते रहने दो, ठीक है। क्योंकि अक्सर गवर्नमेंट्स का ये इच्छा होती है कि स्टेटस कोइज्म मेंटेन करते हैं, जिस तरीके से काम चल रहा है अच्छा है, हमें इसे बदलने की क्या ज़रूरत है। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि अब 4th IR आने की वजह से जो ई गवर्नेंस था वो सरकार का अविभाज्य अंग बन चुका है, इंटेग्रल हिस्सा बन चुका है। ये आपको यहाँ पे बताना है कि किस तरीके से गवर्नमेंट इससे इतना सीख चुकी है कि अब गवर्नमेंट एनईजीपी को लेके काफ़ी सीरियस हो चुकी है। पहले क्या था, गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को चुप करवाने के लिए ई गवर्नेंस को शुरू कर दिया, लेकिन आज गवर्नमेंट खुद सोच रही है जी नहीं, हमें ई गवर्नेंस की तरफ खुद ही मूव करना होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन का पूरा फील ही अलग है जो आपसे एक्सपेक्टेड है। अगेन टफ क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि 4th IR क्या चीज़ है, उसके बाद आप बताएंगे एक्सप्लेन हाउ डिजिटल रेवोल्यूशन हैज़ इनिशिएटेड ई गवर्नेंस एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ई गवर्नेंस की थीम कितने बार रिपीट हुई है। 2019 में भी आया था, 2020 का सवाल तो आपके सामने है ही, 2018 में भी आया था, तो पिछले 3 साल में हमने हर साल क्वेश्चन देखा है, ये चीज़ तो यहाँ पे तय है। उसके पहले काफ़ी साल पहले 2013 में आया था, लेकिन ई गवर्नेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप लाइटली नहीं ले सकते हैं, स्पेशली आज के टाइम में जब से ई गवर्नेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है, आप इसको लाइटली ना ही लें तो अच्छा है। एनीवेज कमिंग टू द आंसर स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपने बता देना है 4th IR क्या चीज़ है। इट इज़ IR कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजीज विच इज़ ब्लरिंग द लाइंस बिटवीन फिजिकल, डिजिटल एंड बायोलॉजिकल स्फीयर्स। इट ब्रिंग्स टुगेदर डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। रैपिडली एक्सपैंडिंग फुटप्रिंट्स ऑफ द 4th IR मच लाइक अर्लियर रेवोल्यूशंस हैज़ चेंज द गवर्नेंस। देखिए जितनी बार भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है, जितनी बार भी औद्योगिक क्रांति आई है, कुछ ना कुछ तो बदलाव हुआ है दुनिया भर में। जब पहली बार आई थी तो स्टीम पावर आया था, सेकेंड टाइम आई थी इलेक्ट्रिक पावर आया था, थर्ड टाइम आई थी इलेक्ट्रॉनिक पावर आया था, फोर्थ टाइम क्या हुआ है, एक तरीके से डिजिटल पावर आई है, ठीक है। हर चीज़ ऑनलाइन हो सकती है, इसके थ्रू ऑब्वियसली गवर्नेंस में बदलाव तो आना ही था। ये बदलाव सरकार ने किस तरीके से शुरू किया है, ये देखिए। 4th IR कैसे इनिशिएट किया है इसने ई गवर्नेंस को, मैंने आंसर स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट उसी तरीके से आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, इंक्रीजिंग अडॉप्शन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया। अब क्या है, हर एक किसी के पास मोबाइल है, हर एक किसी के पास स्मार्टफोन है, ठीक है। सरकार ने तो नहीं कहा आपको स्मार्टफोन लेने को, सरकार ने नहीं कहा कि आप लैपटॉप यूज़ कीजिए, सरकार ने नहीं कहा कि आप ऑनलाइन एजुकेशन करिए, नहीं कहा। सरकार ने ये भी नहीं कहा कि आप फेसबुक पे अकाउंट खोलिए, ठीक है। पर फिर भी आप लोग कर रहे हैं, और अधिकतर लोग यही कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे अकाउंट खोल रहे हैं गवर्नमेंट पर। इससे क्या है कि लोगों का अवेयरनेस बढ़ रहा है, लोगों का जो जागरूकता है वो काफ़ी बढ़ रही है, ये बात भी क्लियर है। लेकिन क्योंकि अब लोगों की जागरूकता बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है ये भी तो बढ़ रही, ये भी तो एक्सपोज हो रही है कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है। अच्छा, इसके साथ आप हमारा जो सूचना का अधिकार अधिनियम है इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, RTI एक्ट को जोड़ दीजिए, तो हम कह सकते हैं कि इसके चलते भी गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो और एक्सपोज हो रहा है कि नहीं। इसी के चलते गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव क्या लिया, इंटीग्रेशन बिटवीन गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड सोशल मीडिया आउटरीच कैन प्रोवाइड इनसाइट्स टू ड्रामेटिकली इंप्रूव गवर्नमेंट रिजल्ट्स। अब देखिए गवर्नमेंट खुद भी ट्विटर पे आ गई है, ठीक है, प्रधानमंत्री भी ट्विटर पे हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी ट्विटर पे हैं, होम मिनिस्टर भी ट्विटर पे हैं, हर एक इंसान ट्विटर पे है, बताता है कि जी देखिए लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है, हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि 4th IR आया जिसने कि लोगों को सशक्त किया, तो गवर्नमेंट को लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी पहल लेनी चाहिए। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि क्योंकि 4th IR आया इसलिए गवर्नमेंट को लगा कि ई गवर्नेंस अब हमारी सरकार का एक अविभाज्य अंग बनाना आवश्यक है। समझ रहे हैं, दिस इज़ हाउ यू हैव टू पोर्ट्रे दिस। सिटीजन्स एक्सपेक्टेशंस फॉर सर्विसेज हैव इंक्रीज्ड। पहले क्या था, आप किसी काम के लिए सरकारी दफ्तर गए, ठीक है, आपने अपने कागज़ जमा कर दिए, आप उसको ट्रैक कैसे करेंगे, आपको ये कैसे मालूम होगा कि जी मेरा जो काम था वो हो चुका है या नहीं हुआ है। अब क्योंकि जो है गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके सीरियस है, क्योंकि लोग भी इस चीज़ को लेके सीरियस हैं। लोग सीरियस क्यों हैं, क्योंकि जब वो कोई काम प्राइवेट कंपनी से करवाते हैं तो प्राइवेट कंपनी ये बोलती है जी ये रहा लिंक, इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। तो वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती।
तो लाजमी था कि गवर्नमेंट को भी ये करना ज़रूरी था। तो अब अगर आप देखें, अगर आप किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं, पासपोर्ट को अप्लाई करते हैं, तो कितनी जल्दी तेज़ी से काम हो रहा है। तो ये बदलाव आए हैं, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि नहीं लिया है, क्यों लिया है, बिकॉज ऑफ 4th IR। सो ऐसे और एग्जांपल्स भी आप दे सकते हैं। सेम सीक्रेसी के साथ सस्पेशन अबाउट पॉलिटिकल एजेंडा, करप्शन इज एम्पलीफाइड थ्रू सोशल मीडिया एंड फेक न्यूज़, ठीक है। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, फिजिकल ट्रांसपेरेंसी थ्रू डिजिटल पोर्टल्स, अब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑनलाइन, ठीक है। मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन में भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मेथड्स टू एंगेज एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, एंगेज सिटीजन्स एंड दोज क्लोजेस्ट टू प्रॉब्लम्स टू इंप्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। अगेन टफ क्वेश्चन है, आराम से बैठ के पढ़िए, क्वेश्चन की फील को समझिए और आपसे एक्सपेक्टेड क्या था वो समझिए। आप चाहें तो जितने भी मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएट्स लिखे हैं इनके साथ कुछ ना कुछ एग्जाम्पल भी जोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो ये आपका काम है, एग्जाम्पल्स को आप जोड़िए और उसके बाद आप इसमें अपने आंसर को और भी बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। अगेन एंटी करप्शन में भी अब देखिए सब चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पॉलिसी थी उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो जो सिटीजन्स हैं वो सरकार के पास जा सकती है कि जी आपने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया। इसीलिए गवर्नमेंट ने इनिशिएट कर दिया कि जी ये रहा लिंक, यहाँ पे जाके आप चेक कीजिए, यहाँ पे देखिए कि कौन सा इंसान किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। एंड इसीलिए जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं। Thus, the fourth industrial revolution sets a huge scope to initiate e-governance as an integral part of government in various domains. इस तरीके से चीज़ें बदली हैं। क्लियर है बात? आई होप क्लियर है। नहीं क्लियर है वापस जाइए, दोबारा देखिए, जिस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन और भी टफ है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी टफ है। अगेन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं समझता हूँ अटेम्प्ट तो काफ़ी बच्चे करके आए होंगे लेकिन गलत अटेम्प्ट करके आए होंगे, बिकॉज इस क्वेश्चन में जो आप सोच रहे हैं आपको वैसे अप्रोच नहीं करना था। मैं आई एम टेलिंग यू, गलत अप्रोच करके आए होंगे बच्चे। हम इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लूँगा, अगले आने वाले दो क्वेश्चन फिर भी आसान है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ था, पिछला क्वेश्चन टफ था और ये क्वेश्चन टफ था। इसको समझ लीजिए। Incidence and intensity of poverty are more important in determining poverty based on income alone. In this context, analyze the latest United Nations Multidimensional Poverty Index report. ठीक है, अब सबसे पहले तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं कि जी देखिए MPI ये होता है, ठीक है। आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होता है MPI के बारे में, तो क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आपको लगता है कि अब 250 वर्ड्स का क्वेश्चन आ चुका है तो कुछ तो लिखना ही है, तो MPI लिखना शुरू कर दिया। वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। MPI ये होता है, MPI में ये 3 इंडिकेटर्स होते हैं। हर एक इंडिकेटर में हेल्थ में 2 हैं, एजुकेशन में 2 हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स में 6 इंडिकेटर हैं जो कि MPI में आते हैं, ठीक है। इसकी 1/3 वेटेज है तो इसकी 1/6 वेटेज है, इसकी 1/3 वेटेज है तो इसकी और इसकी भी 1/6 वेटेज है, इसकी 1/3 वेटेज है। अब ये जो आगे 6 इंडिकेटर्स हैं, इस हर एक 6 इंडिकेटर्स की 1/18 वेटेज है, ठीक है। ये लेकिन आपसे एग्जामिनर नहीं पूछ रहा, वो आपसे इस तरीके से आपको नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आप ये जवाब देंगे। ये तो केवल बेसिक सी चीज़ है जो कि आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप बताएं। MPI ये होता है, It identifies multiple deprivations at the household and individual level in health, education and standard of living. ये तो आपसे expected ही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसको देखिए, हिंदी में देखता हूँ। केवल आय पर आधारित गरीबी के निर्धारण में गरीबी का आपतन और तीव्रता अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर आप गरीबी को निर्धारित कर रहे हैं केवल आय के आधार पर, केवल इनकम के आधार पर अगर आप पॉवर्टी को डिटरमाइन कर रहे हैं तो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का आपतन एंड गरीबी की तीव्रता दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये आपको बताना है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स केवल आय के आधार पर पॉवर्टी डिटरमाइन नहीं करता, तो फिर एग्जामिनर आपसे ये क्यों पूछ रहा है कि इन दिस कंटेक्स्ट एनालाइज द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशंस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है। MPI मैंने आपको बताया, MPI इन 3 चीज़ों के आधार पे पॉवर्टी को डिटरमाइन करता है, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। और अगर आप देखें यहाँ पर
कहीं पर भी इनकम का नाम भी नहीं लिया गया है। हेल्थ में, एजुकेशन में, लिविंग स्टैंडर्ड्स में कहीं पर भी इनकम का नाम नहीं लिया गया है। तो ये आपसे लेकिन एग्जामिनर पूछ रहा है कि इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी आर मोर इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग पॉवर्टी बेस्ड ऑन इनकम अलोन। ठीक है, हिंदी में पढ़ लीजिए, तब भी आपको शायद समझ नहीं आएगा। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट का विश्लेषण कीजिए। असल में क्या है, ये क्वेश्चन टफ इसलिए बन जाता है क्योंकि सबसे पहली बात तो पहला स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट का आपस में कोई लिंकेज ही नहीं है। ठीक है, पॉवर्टी बेस्ड ऑन इनकम अलोन ये एक अलग अप्रोच है, इनकम बेस्ड अप्रोच कंप्लीटली अलग अप्रोच है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले 3-4 लाइन लिखी रिगार्डिंग एमपीआई, सेकेंड पार्ट में रिगार्डिंग इनकम बेस्ड अप्रोच 3-4 लाइनें लिख दी। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन में आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। मैं आपको बताता हूँ कैसे इसमें आपको अप्रोच करना था। देखिए, मेरी अप्रोच फॉलो कीजिए और हम जो चीज़ें बताते आए हैं, अगर आप वो चीज़ करेंगे जो आपकी अप्रोच है, उसमें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जो ये वाली अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें आपको मार्क्स मिलने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ बिफोर आई बिगन विद द अप्रोच, सबसे पहले देख लीजिए पॉवर्टी और हंगर की जो थीम है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने केवल पिछले 2-3 साल के बारे में आपको बताया है किस तरीके से ये थीम रिपीट हुई है। आप देख सकते हैं उसके पहले भी ये थीम बहुत बार रिपीट हुई है, तो इस थीम को लाइटली ना लें। 2015 का क्वेश्चन जाके देखिए, बहुत ही टफ क्वेश्चन था, पॉवर्टी पे पूछा गया था। अगेन वैसा ही आपको बाउंसर दे दिया है एक बार एग्जामिनर ने 5 साल के बाद। एनीवेज, क्वेश्चन क्या है, इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी आर मोर इंपॉर्टेंट। अब देखिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले कीवर्ड, पहला कीवर्ड क्या है, इंसिडेंस। दूसरा कीवर्ड क्या है, इंटेंसिटी। ठीक है, तीसरा कीवर्ड क्या है, पॉवर्टी बेस्ड ऑन इनकम अलोन। ठीक है, चौथा कीवर्ड क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट, 4 कीवर्ड्स हैं आपके आंसर में। अगर आप चारों कीवर्ड्स को भी 2-2 लाइन में लिख देंगे तब भी आपको कम से कम एग्जामिनर 3 मार्क्स दे देगा, 3 से 4 मार्क्स दे सकता है। ठीक है, अगर आप एनालिसिस नहीं भी करेंगे तो सबसे पहले आपको इंसिडेंस और इंटेंसिटी के बारे में बताना होगा। इंसिडेंस क्या है, हिंदी में देखिए, अगर मान लीजिए एक देश में 100 लोग रहते हैं, ठीक है, अगर उसमें से 50 गरीब हैं तो इसका मतलब 50% लोग गरीब हैं। ठीक है, लेकिन आपने इंटेंसिटी नहीं बताई। इंसिडेंस में आपने क्या बताया कि 50% लोग गरीब हैं। उस 50 में भी तो गरीबी के भी तो स्तर हैं, कोई बहुत गरीब है, कोई कम गरीब है, किसी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने को, किसी के पास 1 वक्त की रोटी भी नहीं है खाने को। कोई इंसान ऐसा है जिसके सर पे छत है, किसी के सर पे छत भी नहीं है। ठीक है, तो गरीबी के भी तो लेवल्स हैं, इसको कहा जाता है इंटेंसिटी। तो इंसिडेंस और इंटेंसिटी दोनों ही मेजर करने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जो आपकी इनकम बेस्ड अप्रोच है, ठीक है, इनकम बेस्ड अप्रोच में नॉर्मली हम इंसिडेंस को मेजर करते हैं, इंटेंसिटी को मेजर नहीं करते हैं। असल में एग्जामिनर इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा था और इसी तरीके से आपसे ये सवाल पूछा गया था। लेकिन इसमें अगेन आई टोल्ड यू बहुत एडवांस क्वेश्चन है, इंसिडेंस और इंटेंसिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट नॉट ओनली इनकम बेस्ड अप्रोच, जो आपकी मैक्सिमम अप्रोचेज़ हैं, ठीक है, जो आपकी अधिकतर अप्रोचेज़ हैं, वो असल में केवल और केवल इंसिडेंस के ऊपर ही काम करती हैं, इंटेंसिटी को कोई भी मेजर नहीं करता। जबकि अगर आप देखें जो आपका वर्ल्ड बैंक का वो था लेवल था, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा था कि अगर आपको $1.25 पर दिन से कम मिल रहा है तो आप गरीब हैं। ठीक है, अब देखिए, द proportion of people who experience multiple deprivations, this is known formally as multi-dimensional head count ratio. Example, 80% of people are poor. Average proportion of deprivations experienced by poor people within a given population. Example, the average poor person is deprived in 50% of the weighted indicators. देखिए, क्वेश्चन को भूल जाइए, एक बार फिर से हम थोड़ी सी बेसिक्स को समझते हैं। अब देखिए, एक इंसान गरीब है, ठीक है, 2 इंसान है, मान लीजिए ए और बी, मैं दोनों इंसान की बात करूंगा, ए और बी दोनों गरीब हैं। जो ए इंसान है इसके पास ये कम गरीब है, जो बी इंसान है ये बहुत गरीब है। ठीक है, बी बहुत गरीब है, ए कम गरीब है। जो ए कम गरीब है, मान लीजिए इसने अपने एक्सपेंडिचर को यहाँ पे बांट दिया कि जी कुछ तो मैं अपने हेल्थ पे लगाने वाला हूँ, कुछ मैं अपने एजुकेशन पे लगाने वाला हूँ और कुछ मैं अपने लिविंग स्टैंडर्ड पे लगाने वाला हूँ कि मेरे बच्चे स्कूल भी जाएं, मेरे बच्चे ठीक भी रहें, मैं भी ठीक रहूँ, और लिविंग स्टैंडर्ड की हमारे घर पे कुकिंग फ्यूल आए, हमारा घर साफ़ सुथरा रहे, हमारे घर पे कुछ पानी रहे, बिजली रहे, हमारे पास घर अच्छा हो और हमारे पास कुछ संपत्ति भी हो। लेकिन जो बहुत गरीब इंसान है, अब
ये बहुत गरीब था, तो इसके लिए प्रायोरिटी क्या होगी? इसके लिए प्रायोरिटी एजुकेशन होगी? जी नहीं, ये नहीं होगी। क्या इसके लिए प्रायोरिटी ये होगी कि इसका घर साफ सुथरा रहे? ये नहीं होगा। ड्रिंकिंग पानी हो नहीं होगा, संपत्ति हो नहीं होगा, घर हो नहीं होगा, बिजली हो नहीं होगा, कुकिंग फ्यूल हो ये भी नहीं होगा, लकड़ी से काम चला लेगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होगी कि हेल्थ ठीक रहनी चाहिए, खाना मिलता रहना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब तक आप ये पता नहीं लगाएंगे कि कौन सा इंसान कितना गरीब है, आपकी जो भी अप्रोच है वो काम नहीं करेगी गरीबी को ख़त्म करने के लिए। एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाह रहा था। जब तक आप ये पता नहीं लगाएंगे किस इंसान को ज़रूरत किस चीज़ की है, तब तक आप गरीबी को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। पहले कम से कम आप बी इंसान को ए इंसान के लेवल तक तो लाइए। जब तक आप बी इंसान को ए इंसान के लेवल तक नहीं ला रहे, आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने गरीबी को कम किया है? ठीक है, ये आपसे एग्जामिनर पूछना चाह रहा है। अब देखिए एमपीआई ने क्या किया, एमपीआई की खास बात क्या थी? एमपीआई अच्छा इंडिकेटर क्यों माना जाता है, एमपीआई अच्छा सूचकांक क्यों माना जाता है? बिकॉज इट फाउंड ग्रोइंग डाइवर्जेंस बिटवीन दोज who are identified poor based on income and others who are estimated poor by the MPI's multi-dimensional poor। कि अगर तो वर्ल्ड बैंक वाला सिस्टम माने तो ये लोग गरीब हैं, लेकिन अगर एमपीआई का सिस्टम माने तो ये वाले लोग गरीब हैं, क्योंकि एमपीआई का सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। फॉर एग्जांपल वियतनाम का एग्जांपल ले लीजिए। इफ़ वी लुक एट द लोवेस्ट 17% ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज इनकम पुअर एट वन पॉइंट इन टाइम, एंड इफ वी डू लाइकवाइज फॉर द मल्टी डायमेंशनली पुअर, वी फाइंड ओनली a 6% ओवरलैप। अगर आपने वर्ल्ड बैंक वाला सिस्टम मान के चला, आई वाला सिस्टम मान के चला, तो 17% लोग ऐसे हैं जो कि गरीब हैं। लेकिन अगर आप मल्टी डिमेंशनल पुअर वाला सिस्टम मान के चलेंगे तो केवल 6% का ओवरलैप है, यानी कि इसमें से 11% लोग ऐसे हैं जो कि असल में गरीब है ही नहीं। एमपीआई के हिसाब से कुछ और लोग हैं जो कि गरीब हैं। In other words, at the same point in time, only 6% of people are both income poor and multidimensionally poor. Mismatch देखने को मिलता है of 40 to 80% between multidimensional and income poverty are common। इतने mismatch common है, और इसीलिए जो यूएन के द्वारा रिलीज़ की गई multidimensionally poor इंडिकेटर है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। एग्जामिनर आपसे इस चीज़ के बारे में विश्लेषण करने को कह रहा था। अब आप समझे क्यों ये क्वेश्चन इतना टफ है। आपसे सीमित समय में एक बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा गया है। एनालिसिस ऑल्सो हाईलाइट्स कंट्रीज विच फॉल इन द सेम कंट्री इनकम कैटेगरी कैन हैव क्वाइट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों कंट्रीज़ का जो इनकम लेवल है लगभग सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों कंट्रीज़ में गरीबी का स्तर काफ़ी फ़र्क है। बांग्लादेश में गरीबी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी अगर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, हमने डेटा को एनालाइज नहीं किया है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि ऐसे पेचीदा सवाल भी पूछे जा सकते हैं। आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। द एविडेंस प्रेजेंटेड अबव हाइलाइट्स एंडिंग 1.5 पर डे पॉवर्टी इज अनलाइकली टू मीन द एंड ऑफ मेनी ओवरलैपिंग डिसएडवांटेजेस फेस्ड बाय पुअर पीपल इंक्लूडिंग माल न्यूट्रिशन, पुअर सैनिटेशन, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। की अगर आप मान लीजिए वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ये कर दें कि हर एक इंसान के हाथ में प्रतिदिन $1.25 दे दें, इसका मतलब ये है कि हर इंसान अब गरीब नहीं रहा है। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। ऐसा तब भी आप गरीबी को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ये बेसिकली आपसे एक्सपेक्टेड था क्वेश्चन में, जो कि आपको लिखना था। Our many years experience with the MDGs taught us that no one indicator is a sufficiently accurate proxy for the multiple dimensions of poverty। कि बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं गरीबी की, आपको हर एक डायमेंशन को एड्रेस करना होगा, तभी जाके आप गरीबी को ख़त्म कर पाएंगे। क्लियर है बात? इस क्वेश्चन पे और समय नहीं लगाऊंगा मैंने आपको समझा दिया जो समझाना था। कंक्लूजन आप खुद से देख लीजिए, बहुत समय ले चुका है ये क्वेश्चन, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है कि आपको अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन अप्रोच करना नहीं आता है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करिए, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करिए प्लीज़, और उस हिसाब से एटलीस्ट आप कुछ मार्क्स तो ले आएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी। ये क्वेश्चन आसान है, इसमें हम समय नहीं लगाएंगे। माइक्रो फाइनेंस एज एन एंटी पॉवर्टी वैक्सीन। डायरेक्टली हिंदी में पढ़ लेते हैं। सूक्ष्म वित्त यानी कि माइक्रो फाइनेंस एक गरीबी रोधी टीका, ठीक है, गरीबी खत्म करने के लिए एक वैक्सीन है, जो भारत में ग्रामीण दरिद्र, जो रूरल पुअर हैं, की परिसंपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा के लिए लक्षित है। परिसंपत्ति निर्माण यानी कि जो उनका एसेट क्रिएशन है, जो उनके एसेट्स को क्रिएट करता है, और आय सुरक्षा इनकम सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अच्छा काम है। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भूमिका का मूल्यांकन ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उपरोक्त दोहरे उद्देश्यों के लिए कीजिए।
Evaluate the role of SHGs in achieving the twin objectives along with empowering women in rural India। बहुत आसान है। कीवर्ड आपके दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं, एक तो आपका कीवर्ड है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, एक आपका कीवर्ड है माइक्रो फाइनेंस का। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए 2015 में पूछा गया है और केवल एक बार नहीं, SHGs को लेके क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसको अगेन आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इतनी बात भी अपने ध्यान में रख लीजिए। माइक्रो फाइनेंस स्कीम के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्या होता है, किस तरीके से काम करती है। फिर बताना है किस तरीके से SHGs ने एसेट क्रिएशन और इनकम सिक्योरिटी में हेल्प किया है थ्रू माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, तो आपका बेसिकली आपने क्या करना है, माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, यहाँ पर आपके लोग हैं, आपको तो ये बताना है कि ये जो एरो है इसके ऊपर SHGs किस तरीके से बैठे हैं, किस तरीके से SHGs MF और लोगों को मिलवा रही हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, लेकिन आपको इसमें कई सारी परिभाषाएं बतानी होंगी, माइक्रो फाइनेंस क्या है, SHGs क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आपको लिखनी होंगी। देखिए माइक्रो फाइनेंस ये होता है, इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, माइक्रो क्रेडिट, प्रोविजन ऑफ स्मॉल लोन्स टू पुअर क्लाइंट्स, सेविंग्स एंड चेकिंग अकाउंट, माइक्रो इंश्योरेंस पेमेंट सिस्टम अमंग अदर सर्विसेज। SHGs इन इंडिया हैव बीन प्लेइंग कंसिडरेबल रोल। किस तरीके से रोल प्ले किया है ये देखिए। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मोबिलाइज्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अकॉर्डिंग टू द NABARD report, 1 crore SHGs covering 12 crore families had deposits of around rupees 23,300 crore की SHGs की वजह से इतनी फैमिलीज में पास इतना पैसा था। ठीक है, जिसमें से अगर आप देखें, और SHGs में अगर आप देखें जो अराउंड 44.5 लाख वुमेन SHGs हैड अ ग्रॉस NPA रेशियो ऑफ 4.5%, जो हमारा इंडियन बैंकिंग सेक्टर का ग्रॉस NPA रेशियो है उससे भी कम है। बड़ी बात, इससे वुमेन एम्पावरमेंट भी हुई है, बिकॉज अधिकतर जो लोग संबंध रखते हैं SHGs के साथ वो असल में महिलाएं ही होती हैं। उसके बाद अगर आप देखें, फोकस ओवर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद को रोजगार देने की बात है, तो जो जिसमें SHGs काफ़ी आगे निकल चुकी हैं। स्किल डेवलपमेंट फॉर इनकम सिक्योरिटी, SHGs अंडर वेरियस स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव आल्सो बीन इन्वॉल्वड इन इम्पैक्टिंग स्किल्स अमंग पुअर एंड वल्नरेबल ग्रुप्स। सो कई सारी चीज़ें हैं, अगेन बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं जिसके आधार पर इसका आपको अच्छा जवाब आप लिख सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस कीवर्ड्स का ध्यान देना है और लिंकेज समझाना है किस तरीके से SHGs ये काम कर रही हैं। डेटा को देंगे तो और भी अच्छा है, नहीं देंगे थोड़े मार्क्स कम आएंगे, डेटा को देंगे तो ऑब्वियसली मार्क्स बेहतर आएंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कहूँगा फैक्चुअल कहूँगा इसको, फैक्चुअल यानी कि अगर आप फैक्ट्स नहीं लिखेंगे तो शायद आपको उतने मार्क्स ना मिलें, क्योंकि असल में क्वेश्चन को फ्रेम ही वैसे करवाया गया है। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, क्वेश्चन आने की संभावना तो पूरी थी। इट इज़ इन कन्फॉर्मिटी विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। ये भी आपको बता दिया कि SDG 4 के साथ NEP 2020 कन्फॉर्मिटी में है, बिल्कुल सही बात है। इट इंटेंड्स टू रीस्ट्रक्चर एंड रीओरिएंट एजुकेशन सिस्टम्स इन इंडिया, क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। सबसे पहला वाला स्टेटमेंट, सबसे पहला हिस्सा तो ये है, NEP 2020 इज़ इन कन्फॉर्मिटी विद दी SDG 4, बिल्कुल सही बात है, पार्ट 1 है ये। दूसरा पार्ट क्या है, इट इंटेंड्स टू रीस्ट्रक्चर एंड रीओरिएंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ये आपका दूसरा पार्ट है। और इस दूसरे पार्ट को आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। पहले तो पहले पार्ट को ख़त्म कर दीजिए। पहला पार्ट क्या है देखिए, इंट्रोडक्शन में, रिसेंटली अनवेल्ड NEP इज ओनली द थर्ड मेजर एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर 68 एंड 86। इट इज़ एम्ड एट मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, कि हम महाशक्ति बनना चाहते हैं, वैश्विक महाशक्ति बनना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा वो टेबल है जो कि बताता है किस तरीके से SDG 4 के साथ ये मेल खाती है। देखिए, SDG 4.2, SDG 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, ये आपका काम है, आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, 4.2 से लेके 4.6 तक किस तरीके से हर एक जो SDG है उसको हमने सेटिस्फाई किया है NEP के थ्रू। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति धारणीय विकास लक्ष्य के साथ अनुरूपता में है, कन्फॉर्मिटी में है, और ये आपने बता देना है। ज़रूरी नहीं है कि आप पाँचों के पाँचों पॉइंट्स आप बताएं, ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है। जितने बता सकते हैं उतने बताइए, उतने आपको मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। 3 बता सकते हैं, 3 बहुत है। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको यहाँ पे अब देखिए आपका सेकंड पार्ट क्या है। पहला पार्ट हमने एड्रेस कर दिया कि NEP और SDG का लेना देना क्या है। सेकंड पार्ट में आपको बताना है, इट इंटेंड्स टू रीस्ट्रक्चर एंड रीओरिएंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, और इस स्टेटमेंट को आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। इस कथन का समालोचना मत निरीक्षण कीजिए। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन यानी कि आपको पॉजिटिव भी बताने होंगे और आपको नेगेटिव भी बताने होंगे।
तो जब आपने इसको लिंक किया ना, जब आपने NEP को लिंक किया SDG के साथ, ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आपने कवर कर लिए। तो आप ये ना सोचें कि अब मुझे पॉजिटिव अलग से लिखने पड़ेंगे दोबारा, जी नहीं, एग्जामिनर आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता। अगर आपने लिंक कर दिया है SDG के साथ, इसका मतलब ऑब्वियसली हम सही राह पे चल रहे हैं, अच्छा काम तो हम कर रहे हैं। अब आपको बताना है इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसकी चुनौतियां क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, वो आपको बताने हैं। ये आपके लिमिटेशंस आ गए। स्टेट्स की कोऑपरेशन नहीं है, जबकि एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट में आता है, लेकिन स्टेट्स की कोऑपरेशन कम है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म टू चेक ऑन ग्रोइंग इनइक्विटी ड्यू टू एक्सेस टू एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन की कमी है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं कि किस तरीके से लिमिटेशंस हैं। मैं आपको केवल अप्रोच बताना चाह रहा हूँ, केवल अप्रोच पर ध्यान दीजिए। पहला पार्ट फैक्चुअल है, सेकेंड पार्ट में आपको बताना होगा लिमिटेशंस क्या है। बच्चों ने क्या गलती करी होगी इसमें, वो भी आपको बताता हूँ। बच्चों ने गलती करी होगी कि जो असल में ये पहला पार्ट है, इसको वेटेज ही काफ़ी कम दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको आपकी वेटेज कम से कम 50% की वेटेज इस चीज़ को जाएगी, क्योंकि जब आप इसको एड्रेस कर रहे हैं तो असल में आप पॉजिटिव्स भी तो लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे। और अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव्स को लिख दिया, उसके बाद आपका जो काम बच गया वो नेगेटिव्स लिखने का है, जो कि सेकंड पार्ट है, और ये आपने नेगेटिव्स लिख दिए, काम ख़त्म, ठीक है। दिस इज़ हाउ आपको अपने क्वेश्चन को मैनेज करना है। अप्रोच समझ लीजिए, आंसर आसान है। बहुत सारी वीडियोस और भी हैं स्टडी IQ पे, आपने देखी होंगी, जहाँ पे हमने बात की है रिगार्डिंग लिमिटेशंस एंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ NEP। और फाइनली कंक्लूड कर दीजिए, द NEP इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड टाइमली इंटरवेंशन, बट इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑल स्टेक होल्डर्स नीड टू फोर्ज कोऑपरेशन इन क्रॉस डिसिप्लिनरी मैनर। अगर हमें इसको अच्छे तरीके से लागू करना है, व्यापक रूप से लागू करना है, तो सभी के सभी स्टेक होल्डर्स को आपसी सहयोग करना होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देना है। और इसी के साथ हम इस पार्ट को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में हम GS पेपर 2 का आखिरी पार्ट होगा, वो कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, फोर्थ एंड द फाइनल पार्ट। टिल देन आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।